अस्सलाम वालेकुम। रिमेनिंग पार्ट कारसेट इंजन का, इससे पहले जो हमने इसका पहला स्टेप पढ़ा था वो था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बारे में हमने डिस्कस करना है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में अगर हमने इसकी डायग्राम के बारे में देखना है कि ये देखें, पहले भी बात बताई थी कि पहले स्टेप में ये पिस्टन का जो वॉल्यूम था, प्रेशर जो था वो P2 था, इसके अकॉर्डिंग लिया, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T1 था और इसको इंसुलेटर पर रखा है क्योंकि ये प्रोसेस जो सा है ये एडियाबैटिक है, हीट को ना एंटर होने देना है ना लीव होने देना है। जब ये प्रोसेस में यहाँ पर 4 हमारे पास छोटे छोटे स्टोन थे, पीसीस थे। अब हमने 4 में से 2 पीसीस को रैपिडली उठा दिया यहाँ से, तो ये पिस्टन ज़ाहिर बात है ऊपर की तरफ जाएगा और इसके जो स्टोन थे वो 2 रह चुके हैं। अब प्रेशर चेंज हुआ, P2 से चेंज होकर P3 हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है जिसको V2 से इंक्रीज़ होकर V3 हो गया, टेम्परेचर T1 ये भी चेंज हुआ है क्योंकि जब गैस का प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम की इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर तो यहाँ से मिल नहीं रहा, तो इसकी जो टेम्परेचर था वो T2 था। अगर मैं इस चीज़ को कर्व की शेप में शो करूँगा तो ये बी पे क्या था, ये देखें ये बी पॉइंट है, बी पे प्रेशर था P2, वॉल्यूम था V2, टेम्परेचर था T1, ये पॉइंट बी पे था। अब जो हमारे पास कर्व मिलेगी वो कर्व इस शेप की होगी और ये पॉइंट सी है, सी पर प्रेशर है P3, वॉल्यूम है V3 और टेम्परेचर है T2। तो ये जो सी कर्व है, दिस कर्व इज़ ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई है। इस कर्व में एडियाबैटिक एक्सपेंशन की हमारे पास कर्व है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो सा है वो प्रेशर हमें नज़र आ रहा है कि प्रेशर हमने एडियाबैटिक में प्रेशर जो सा है वो हमने रिड्यूस किया, वॉल्यूम जो सा होगा वो इंक्रीज़ होगा और टेम्परेचर जो सा होगा वो क्या होगा, कम। तो इसमें हमने इंसुलेटर पर रखा, मीन्स के नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। हम एडियाबैटिक की इक्वेशन जानते हैं, जिस तरह आइसोथर्मल की इक्वेशन है पीवी गैमा, एडियाबैटिक की इक्वेशन हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं एडियाबैटिक के टॉपिक के अंदर। ई पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी की वैल्यू हम जानते हैं, पी की वैल्यू होती है एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। तो इस पी की जगह आ जाएगा एन आर टी डिवाइडेड बाई वी और वी गैमा 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो सा है, अब क्योंकि ये वी जाके ऊपर जाके माइनस गैमा इसको कर देगा, एन आर टी वी गैमा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। एन और आर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, एन और आर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू इस कांस्टेंट वैल्यूज पर डिवाइड होंगी तो जवाब में हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा, टी वी गैमा -1। टी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, टी चेंज हो रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टी जो सा होता है वो कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर टी वेरिएबल है। अच्छा, जब इस तरह की इक्वेशन आए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी टेम्परेचर क्या था T1 और T1 टेम्परेचर किस पॉइंट पे था, वो हमारे पास जो पॉइंट था ये वी बी पॉइंट पे था, ये देखें बी पॉइंट पे था
और इसको लिखेंगे गैमा -1 इज़ इक्वल टू, जब टी वी गैमा -1 कांस्टेंट हो तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पर लिख लेंगे T2 और T2 इज़ इक्वल टू, ये किस पॉइंट पर है, ये देखें ये C पॉइंट पर है, तो यहाँ पर C लिख लेंगे और यहाँ पर गैमा -1, दिस इज़ इक्वेशन 4। अब इसी तरह हमने आइसोथर्मल कंप्रेशन के प्रोसेस को भी करना है। तो यहाँ पर आइसोथर्मल कंप्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, वो ही पिस्टन जो ऊपर वाला ये पिस्टन था, इस पिस्टन को, इस सिलेंडर को, जो कि ये सिलेंडर जो कि इस पोजीशन पे था, मतलब कि इस पोजीशन पर हमारे पास जो प्रेशर था वो P3 था, वॉल्यूम V3 था, टेम्परेचर T2 था, और इसके ऊपर जो स्टोनों की तादाद थी वो 2 स्टोन्स इसके ऊपर पड़े हुए। अब हम क्या करते हैं, इस पिस्टन के ऊपर स्टोन्स को बढ़ाते हैं, 3 एक तीसरा स्टोन, फिर चौथा स्टोन रखते हैं। जैसे इसके ऊपर स्टोन रखा जाएगा तो ये पिस्टन क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। पिस्टन के ऊपर स्टोन 1 2 3, पिस्टन पर स्टोन्स को बढ़ाया, मीन्स के प्रेशर को बढ़ाया। जब प्रेशर बढ़ेगा, चेंज होगा, उस प्रेशर को P4 का नाम देंगे। अब प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम को नाम देंगे, वॉल्यूम भी चेंज हुआ V4। टेम्परेचर जो सा है वो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि जब हमने इस पिस्टन को ऊपर से प्रेस किया तो इसमें मौजूद जो मॉलिक्यूल थे उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई। तो हमने तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं होने देना। इस वजह से हमने इसको लो टेम्परेचर रेजरवायर पर रखा हुआ है। जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा, ये लो टेम्परेचर रेजरवायर वहाँ से हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा, मींस यहाँ से Q2 अमाउंट हीट अब्जॉर्ब हो रही है। तो और इसका वॉल्यूम इसका टेम्परेचर जो सा है वो T2 ही रहेगा। तो अब हम इसको फिगर में कैसे शो करेंगे, ये देखें, ये बता रहा है कि वॉल्यूम जो सा है वो कम हो रहा है और ऊपर की तरफ जाती हुई कर्व बता रही है कि हम प्रेशर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से जो गैस है, यहाँ पर से जो हमारे पास हीट है, हीट Q2 जो सी है वो यहाँ से क्या हुई, खारिज हुई, सब्ट्रैक्ट हुई। तो इसलिए मैंने एरो इसका बाहर की तरफ, Q2 हीट जो सी है वो सब्ट्रैक्ट हुई है, एरो शो करता है वो बाहर की तरफ है। और इस प्रोसेस को नाम देते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब इसको मैथमेटिकली वर्क कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ पर जो P होगा उसको हमने ज़्यादा किया, वॉल्यूम क्या हुआ, कम, और T जो सा है वो मेरे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब हमने तमाम प्रोसेस को दोबारा नहीं करना, जैसे हमने शुरू में प्रोसेस में हमने इसको ड्राइव किया था, जैसे हमने पहले ये किया था, Q1 हमने निकाला था। अब हमने Q2 को दोबारा तमाम प्रोसेस से नहीं निकालना, Q2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है NR, यहाँ पे T1 है, यहाँ पर T2 आ जाएगा, लॉग यहाँ पर V1 है, लेकिन D यहाँ पर V4 आएगा और नीचे आ जाएगा V3। ये थोड़ा सा आपने देखिएगा, जब हम इसको तमाम प्रोसेस जो प्रीवियस प्रोसेस से कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। अब इस रिज़ल्ट को एज इट इज़ याद करना ही बेहतर है। अब हमारे पास लास्ट जो सा प्रोसेस है, दिस इज़ कॉल्ड एडियाबैटिक कंप्रेशन का प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन के प्रोसेस में अब हमने क्या करना है, लास्ट वाला जो प्रोसेस है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या है, जो पिस्टन था वो इस जगह पे था और इस पिस्टन के ऊपर जो हमारे पास स्टोन थे वो थे 4 स्टोन थे, ठीक है। तो इस वक्त इसका प्रेशर था P4, वॉल्यूम V4, टेम्परेचर T2। मैंने इसके ऊपर इसको इंक्रीज़ किया और ये पिस्टन नीचे की तरफ कंप्रेस हुआ। कंप्रेस होने से जो नया प्रेशर था वो P1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा और टेम्परेचर T1 होगा। और टेम्परेचर चेंज होगा क्योंकि ये एडियाबैटिक है, हमने इसको इंसुलेटर पर
रखा हुआ है और टेम्परेचर इसका T1 ज़्यादा होगा, तो इसकी जो कर्व होगी वो कर्व यहाँ से इस तरफ जाएगी और ये कर्व, और इस कर्व को नाम देंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये कर्व अब हम इसका मैथमेटिकली पोर्शन जो सा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एडियाबैटिक कंप्रेशन, अब इसमें जो सा है P होगा वो इंक्रीज़ होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा और टेम्परेचर भी इसमें इंक्रीज़ होगा। तो सिमिलरली जैसे हमने एडियाबैटिक कंप्रेशन की हमने की थी, जैसा कि हमारे पास ये इक्वेशन आई है, ऐसे ही हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर T1 लिखेंगे, यहाँ पर VA गैमा -1, ये फिगर हमें पता चल रहा है। यहाँ पे T1 है, वॉल्यूम VA है, इज़ इक्वल टू T2 और यहाँ पर इसी जगह V1 लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये V1 है और वॉल्यूम को जो सा हमने यहाँ पर नाम दिया हुआ है वॉल्यूम, इस पॉइंट के ऊपर मैंने लिखना याद नहीं रहा, ABCD है। यहाँ पे प्रेशर P4, वॉल्यूम V4 और टेम्परेचर जो सा था वो हमारे पास यहाँ पर T2 होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो सा है V4 और गैमा -1, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 3। अब आपने डिवाइडिंग करना है इक्वेशन 4 को बाय इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 4 हमारे पास जो सी है ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को T1 को मतलब इक्वेशन 6 को इक्वेशन 4 पे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा V1 गैमा -1 इज़ इक्वल टू T2 V4 गैमा -1। B की जगह आप B, क्योंकि हमारे पास इस पॉइंट पे था, इसकी जगह आप 2 लिख लें और C जो सा है वो हमारे पास यहाँ पे था, यहाँ पर आप 3 लिख लें। यहाँ पर आएगा T1 इंटू V2 गैमा -1 T2 V3 गैमा -1। ये और ये कैंसिल, आपकी बुक के ऊपर ये कैंसिल करने के बाद डायरेक्ट उन्होंने ये स्टेप किया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। इधर V1 लिख लें और इधर V2 लिख लें, इज़ इक्वल टू VD डिवाइडेड बाय VC। तो ये मेरे पास जो सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन मेरे पास 7 इक्वेशन है। अब आपने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 पे आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड करना है। इक्वेशन 3 मेरे पास ये है, ये इक्वेशन 3 है, जो कि क्या है, Q1 इज़ इक्वल टू nRT1 log V1 डिवाइडेड बाय V2। और इक्वेशन 4 भी आपने पीछे इसको ड्राइव किया हुआ, nRT2 log VD ओवर VC। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा Q1 Q2 इज़ इक्वल टू T1 T2 log VA V4 और ये V3 है। और ये मेरे पास V1 V2 log, यहाँ पर भी 4 3 की जगह, ये 4 है और ये 3 है, 4 3 की जगह मैं V1 और V2 लिख सकता हूँ। कैसे लिखा, यूजिंग इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 को मैंने क्या करते हुए, इस्तेमाल करते हुए ये लिखा।
अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2। अब हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। एफिशिएंसी का फार्मूला आता है वर्क डिवाइडेड बाय Q0। Q0 होता है जो सिस्टम को हम इनपुट देते हैं। ये बात मैंने स्टार्टिंग में की थी, जो हम सिस्टम को हीट देते हैं वो Q1 होता है, और ये क्या है W को Q1 पर डिवाइड करेंगे, ये एफिशिएंसी आ जाएगी। W का फार्मूला यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। तो यहाँ पर हम जानते हैं, ऊपर हमने प्रूव किया Q1 Q2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2। तो यहाँ पर ईटा जो सा आ जाएगा 1 माइनस Q2 की जगह मेरे पास यहाँ पर हमारे पास तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये आ जाएगा Q2 ओवर Q1, और अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे ये T2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय T1। यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा T2 डिवाइडेड बाय T1। तो एफिशिएंसी को परसेंटेज में अगर हमने करना हो तो हम 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो ये एफिशिएंसी क्या 100% हो सकती है? कोई ऐसा इंजन है जिसको अगर हम 10 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी दें, 10 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी दें और 10 की 10 वो वर्क में कन्वर्ट कर दे? ये बात अब हमने ये करनी है। तो ऐसा एक ही सूरत में पॉसिबल है, अगर हमारे पास जो T2 है ये हो जाए 0 केल्विन। T2 जो सा होगा ये अगर हमारे पास 0 केल्विन हो जाए, मीन्स के T2 0 होगा तो ये 100% एफिशिएंसी आएगी। कैसे आएगी? 3 ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100, और ईटा इज इक्वल टू 1, और ये 100 इसके साथ 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 100, और 1% का मतलब है कि 100% एफिशिएंसी आएगी। ये 100% एफिशिएंसी तब है अगर ये 0 केल्विन हो, यानी कि T2 सिंक का टेम्परेचर है। सिंक का टेम्परेचर या लो टेम्परेचर रेजरवायर 0 केल्विन हो, और 0 केल्विन जो सा है ये बराबर होता है -273 सेंटीग्रेड, और कोई भी टेम्परेचर को -273 तक ले आना पॉसिबल ही नहीं है। अब T2 -273 सेंटीग्रेड तक आ ही नहीं सकता, मीन्स कि ये 0 केल्विन हो ही नहीं सकता। अगर ये 0 केल्विन नहीं हो सकता तो ये बात हमें बता रहा है इट कैन बी ओनली इफ़ द कूल्ड रेजरवायर इज एब्सोल्यूट 0, मतलब कि T2 0, विच इज़ इम्पॉसिबल टू अटेन 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर को अटेन करना पॉसिबल ही नहीं है। शुक्रिया, ये आज का हमारा लेक्चर था।